हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य विजन। आज की इस वीडियो में हम आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विषय में बात करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि हमने पिछले दो इकोनॉमी के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की है। मुद्रा मुद्रा पार्ट वन में हमने फिजिकल मनी भौतिक मुद्रा के विषय में बात की है और पार्ट टू में हमने डिजिटल करेंसी सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में विस्तार से बात की है। आज की इस वीडियो में जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके विषय में हम डिटेल से बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बैंक के बारे में बात करेंगे कि बैंक क्या होता है, इसके क्या कार्य होते हैं और कितने टाइप के बैंक होते हैं। उन तमाम टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड, करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। आरबीआई। सबसे पहले आरबीआई का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आरबीआई स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। क्लियर। तो ये क्या होता है? तो ये हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है। ये क्या है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। भारत का कौन सा सेंट्रल बैंक है? आरबीआई। इस पर किसी भी व्यक्ति को कोई खाता वगैरह नहीं खुलता। ये सेंट्रल बैंक है केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है। हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है फेडरल रिजर्व बैंक, तो इसी प्रकार से हमारा है सेंट्रल बैंक आरबीआई है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। इसका क्या कार्य होता है रिजर्व बैंक का? आरबीआई का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का होता है। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जब हम पॉलिसी पढ़ेंगे ना, इकोनॉमिक पॉलिसी दो होती है, एक तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। जब हम पॉलिसी वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे तब इसके विषय में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसको मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का इसका कार्य होता है। डन। क्लियर माय डियर फ्रेंड। और जो आरबीआई की जो स्थापना है, इसकी जिस स्थापना के लिए एक कमेटी आती है जिसको बोलते हैं हम हिल्टन यंग समिति। क्या बोलते हैं? हिल्टन यंग समिति। समिति याद रख लेना माय डियर फ्रेंड। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर वर्ष 1934 में 1934 में एक एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में, जिसे बोलते हैं आरबीआई एक्ट 1934। इसके तहत ही आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। ये बात याद रखना। डन। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। इसका कार्य क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का इसका कार्य होता है। मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। कैसे करता है हम डिस्कस करेंगे। और जो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है। इस समिति ने कुछ सिफारिश दी थी और उसी सिफारिश को देखते हुए वर्ष 1934 में हमने एक बिल पास किया था संसद में, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 से के नाम से जाना जाता है। और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी माय डियर फ्रेंड। क्लियर। हिल्टन यंग समिति को हम रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन फाइनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर। इसका जो हेडक्वार्टर है, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। कहाँ पर है वो? मुंबई में। ठीक है। वर्ष 1935 से लेकर 37 तक, याद रखना, वर्ष 1935 से लेकर 37 तक जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था। क्या था वो? कोलकाता में था। वर्ष 1937 से लेकर अब तक, नाउ टिल, अब तक जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या हो गया? मुंबई हो गया है। डन। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम इसके फाइनेंशियल ईयर्स पर भी बात करते हैं। आप अपने साथ रफ नोटबुक लेके बैठना ताकि आप इसको उतार लो साथ के साथ। महत्वपूर्ण नहीं।
आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता था वर्ष 1900, पहले क्या होता था, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता था, फाइनेंशियल ईयर किसका, आरबीआई, वो होता था आपका 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक, पहले के समय में, ठीक है। लेकिन वर्ष 2021 में, सॉरी 21 में, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में एक रूपता लाने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कर दिया गया। क्यों क्या किया, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में एक रूपता आए। ये इसका फाइनेंशियल ईयर, वर्तमान में कौन सा इसका फाइनेंशियल ईयर है, ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। क्लियर माय डियर फ्रेंड, ये इसका आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो होता है आरबीआई गवर्नर का। इसके लिए ये बात याद रखना, आरबीआई गवर्नर का, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर का महत्वपूर्ण पद होता है। आपको ज्ञात होगा कि वर्तमान में हमारे देश के जो आरबीआई गवर्नर है वे संजय मल्होत्रा जी है। कौन है, संजय मल्होत्रा। ये 26 में है, ये 26 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। 25 में आपके शक्तिकांत दास जी रह चुके हैं और 26 में संजय मल्होत्रा जी है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। और जो इन संजय मल्होत्रा जी का जो कार्यकाल है, या हम जो आरबीआई गवर्नर का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो सामान्यतः 5 वर्ष होता है, अधिकतम 5 वर्ष होता है। कैसे, वैसे तो जो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक बार उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसको जो अपॉइंटमेंट है, इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, वो केंद्र सरकार करता है, ये हमेशा याद रखना। आरबीआई गवर्नर अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार। ये बात आप हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर तो उसको अपॉइंटमेंट करता है केंद्र सरकार। सामान्यतः इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष तक होता है। 3 वर्ष तक आरबीआई गवर्नर को कोई व्यक्ति नहीं हटा सकता है, ठीक है। लेकिन जो 2 वर्ष होते हैं ये आरबीआई केंद्र सरकार की इच्छा पर रहता है। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो 2 साल और बढ़ा दे तो बढ़ा देगी, अदरवाइज 3 साल तक तो इसका मैंडेटरी ही टेन्योर होता है, अनिवार्यतम इसका 3 साल तक ही होता है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आरबीआई गवर्नर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको 2 साल एक्सटेंड के लिए भी बोल सकती है। और भी जैसे कि शक्तिकांत दास जी का 3 साल तक का एक्सटेंड हुआ था। क्लियर माय डियर फ्रेंड, इसका टेन्योर सामान्यतः 5 वर्ष का ही होता है, अधिकतम सामान्यतः 3 वर्ष का होता है, अधिकतम 5 वर्ष का भी कर किया जा सकता है केंद्र सरकार चाहे तो, ठीक है माय डियर फ्रेंड। और जो आरबीआई जो गवर्नर है ये अपनी शक्ति कहाँ से लेता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आरबीआई गवर्नर अपनी शक्ति कहाँ से लेता है, तो जो ये अपनी पावर है वो लेता है आरबीआई एक्ट 1934 से लेता है। हमेशा याद रखना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है वो अपनी शक्ति कहाँ से लेता है, पावर कहाँ से लेता है, तो आरबीआई एक्ट 1934 से लेता है। इसको हमेशा याद रखना। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले जो फाइनेंशियल ईयर होता था 1 जून से 31 जुलाई तक होता था। वर्ष 2021 में फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में एक रूपता लाने के लिए इसके फाइनेंशियल ईयर को चेंज किया गया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कर दिया गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पोस्ट होती है वो आरबीआई गवर्नर की होती है। वर्तमान में हमारे भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर है वे संजय मल्होत्रा जी है, जो कि 26 में, इसका सामान्यतः कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। 2 वर्ष अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकती है। और आरबीआई गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। और आरबीआई गवर्नर जो अपनी शक्ति है, जो अपनी पावर है, जो अपनी अथॉरिटी है वो कौन से कहाँ से लेता है, आरबीआई एक्ट 1934 से लेता है। डन, क्लियर। और आपको ज्ञात होगा, मैं नेक्स्ट पेज में आगे लिख देता हूँ कि आरबीआई का जो फर्स्ट गवर्नर था वो कौन था, ओस्टबर्न स्मिथ था। ओस्टबर्न स्मिथ, हमेशा याद रखना, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो ओस्टबर्न स्मिथ थी। इसको आप याद रख लेना, ठीक है माय डियर फ्रेंड। आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो ओस्टबर्न स्मिथ थे।
हसबैंड ये अंग्रेज थे, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि जो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और 1 अप्रैल 1935 तक हम स्वतंत्र नहीं हुए थे। ठीक है, हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो ऑब्वियस है कि इसका जो गवर्नर होएगा ये अंग्रेज थे। इसलिए स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर है वो है सीडी देशमुख। हमेशा याद रखना, स्वतंत्र भारत का गवर्नर कौन है? सी डी देशमुख। इसको याद रख लेना। डन माय डियर फ्रेंड। तो आरबीआई गवर्नर के विषय में इतनी ही बातें थी, मैंने आपको बता दिया। इसमें दो मुख्य कार्य, आप तीन में से आप बात आपको याद रखनी होती है। क्या? कि इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसको अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्लियर माय डियर फ्रेंड? इसको जो अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और इसका जो टेन्योर होता है वो मिनिमम टू मिनिमम 3 ईयर होता है, और 2 साल चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आरबीआई की। अब आरबीआई की हम नेशनलाइजेशन पर बात करते हैं। क्लियर? आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन, उससे पहले मैं आपको 3 शब्दावली समझाता हूँ। आप 3 शब्दावली को अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, 3 शब्दावली कौन कौन सी होती है, ध्यान से रखिएगा। 3 शब्दावली कौन सी है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है आपकी प्राइवेटाइजेशन। इसे बोलते हैं हम हिंदी में निजीकरण। क्या बोलते हैं? निजीकरण। फर्स्ट। सेकंड है आपकी डिसइन्वेस्टमेंट। इसे बोलते हैं विनिवेश। थर्ड है आपकी नेशनलाइजेशन। इसे बोलते हैं हम राष्ट्रीयकरण। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब गवर्नमेंट अपनी किसी चीज को प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में, निजी क्षेत्र के हाथ में बेच देती है, तो उसे बोलते हैं हम प्राइवेटाइजेशन। क्लियर माय डियर फ्रेंड? जैसे रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन किया है। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार का प्राइवेटाइजेशन ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है अपनी एसेट को, अपनी संपत्ति को किसी निजी व्यक्ति के हाथ में बेच देता है। क्लियर? तो हम कहेंगे जो प्राइवेटाइजेशन, जो डिसइन्वेस्टमेंट एक प्रकार का क्या है? प्राइवेटाइजेशन है। और जो नेशनलाइजेशन होता है, राष्ट्रीयकरण होता है, ये ध्यान से रखिएगा। जब गवर्नमेंट संसद में, पार्लियामेंट में बिल पास करके किसी चीज को अपने अधीन कर लेती है, तो उसे बोलते हैं हम नेशनलाइजेशन। क्लियर हुई? राष्ट्रीयकरण का सीधा सा मतलब क्या है? जब पार्लियामेंट, जब संसद में कोई एक्ट पास होता है, और उस एक्ट के बाद गवर्नमेंट उस प्राइवेट सेक्टर को, उस प्राइवेट चीज को अपने अधीन कर लेता है। इट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। मैं आपको लिख देता हूँ। इस प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट की जो चीज होती है वो प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में जाती है। डिसइन्वेस्टमेंट में भी क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो होती है अपनी चीज उसको प्राइवेट व्यक्ति को बेचती है। ठीक है। और नेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो कोई भी प्राइवेट चीज होती है गवर्नमेंट उसको अपने अधीन कर लेती है। क्लियर हुई बात? आपको ज्ञात होगा क्या कि वर्ष 1948 से पहले, 1948 से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर जो अधिकार था वो किसी निजी क्षेत्र का था। किसका था? निजी क्षेत्र का था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको विजिबल होगा ये। क्या? वर्ष 1935 से लेकर वर्ष 1948 तक जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर जो अधिकार था वो किसका था?
निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व का डन फ्रॉम 1935 टू 1948 तक। क्लियर। 1948 में पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जाता है जिसका नाम है आरबीआई स्वामित्व ट्रांसफर एक्ट, आरबीआई ओनरशिप ट्रांसफर एक्ट 1948 को पास कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तब 1 जनवरी 1949 में। क्लियर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को। कौन से एक्ट से हुआ, आरबीआई आरबीआई ओनरशिप ट्रांसफर एक्ट 1948, आरबीआई स्वामित्व स्थानांतरण कानून 1948 के तहत हुआ। इतनी बात स्पष्ट हुई आपको। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपके सामने 3 शब्दावली की चर्चा की है, प्राइवेटाइजेशन की, डिसइन्वेस्टमेंट और नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जब गवर्नमेंट की कोई चीज किसी प्राइवेट व्यक्ति या निजी क्षेत्र के हाथ में जाती है उसे हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। क्लियर। और एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, जो विनिवेश होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, वो एक प्रकार का क्या है, प्राइवेटाइजेशन ही है। और नेशनलाइजेशन में क्या होता है, जब हम पार्लियामेंट में, संसद में कोई बिल पास करके किसी निजी क्षेत्र की चीज को अपने गवर्नमेंट अपने अधीन कर लेती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन। जैसे आरबीआई पर जो नियंत्रण था वर्ष 1935 से 1945 तक, तो ये प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में था। क्लियर। और फिर 1948 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बिल पास किया, एक एक्ट पास किया था, आरबीआई ओनरशिप ट्रांसफर एक्ट 1948। इसके तहत 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। मैंने आपको 2 बार बताया है, ठीक है। अगर अभी आपको समझ नहीं आया है ना, तो एक बार वीडियो को दोबारा करके देखना, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हम आरबीआई एक्ट 1934 से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट सेक्शन के विषय में अब हम चर्चा करेंगे। डन माय डियर फ्रेंड, डन। ओके। आरबीआई एक्ट 1934। अब इसकी हम कुछ सेक्शन, जो एक्ट होता है इसमें कुछ सेक्शन होती है, ठीक है। जैसे इसकी फर्स्ट सेक्शन आती है, इसकी जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 3, ये आरबीआई की स्थापना से संबंधित है। आरबीआई की स्थापना से संबंधित सेक्शन 4 क्या है इसकी, आरबीआई की पूंजी से संबंधित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी से संबंधित है। सेक्शन 7, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 7 क्या बोलती है, जनहित में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नर से परामर्श लेती है, सलाह लेती है, और उस सलाह को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मानने के लिए बिल्कुल ही बाध्य है, मैंडेटरी है, ठीक है। जनहित में अगर सरकार, गवर्नमेंट जो है, आरबीआई गवर्नर से किसी प्रकार की सलाह लेते हैं, उस सलाह को आरबीआई गवर्नर को मानने के लिए बाध्य है। इसको मैं लिख देता हूँ, जनहित में सरकार आरबीआई गवर्नर से सलाह लेकर आरबीआई को देती है, तो आरबीआई
उसे मानने हेतु बाध्य है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। अब हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन सेक्शन 25 के विषय में चर्चा करते हैं। आप कॉपी पेन ले लेना। देखो बोर्ड पे थोड़ी राइटिंग थोड़ी खराब आ रही होगी, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, इसलिए आप सुन भी लेना, ठीक है। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन 25 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 25, जो सेक्शन 25 है वो सीबीडी से संबंधित है। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर, बोलो मेरे साथ, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, केंद्रीय निदेशक बोर्ड, केंद्रीय निदेशक बोर्ड। क्लियर। सीबीडी क्या है? तो ये आरबीआई की सुप्रीम सर्वोच्च संस्था है। इट इज अ सुप्रीम एजेंसी ऑफ आरबीआई, सर्वोच्च संस्था है। क्लियर। इस सीबीडी में आरबीआई गवर्नर सहित 21 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 21 मेंबर होते हैं। वे 21 मेंबर कौन कौन से होते हैं? जल्दी याद कीजिए यार। एक तो होता है आपका आरबीआई का गवर्नर, और 4 होते हैं इसके डिप्टी गवर्नर, ठीक है। और 4 होते हैं इसके आरबीआई के जो रीजनल जो हेडक्वार्टर है, रीजनल जो ऑफिस है वो 4 है। और जो 4 रीजनल ऑफिस के जो गवर्नर होते हैं या जो उसके चेयरमैन होते हैं वे होते हैं, ठीक है। और 2 होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर होते हैं, और 10 होते हैं बहुत बड़े इकोनॉमिक्स। टोटल कितने हो गए? 21 हो गए। 4 to 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 10 और 10 20 और 1 21 हो गए। क्लियर। मैं रिवाइज करा देता हूँ। आपको ये विजिबल है? मैं चेक कर लो विजिबल है या नहीं है। अरे एवरीथिंग विजिबल माय डियर फ्रेंड। क्लियर। एक आपका क्या है? गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर है, 4 जो होते हैं रीजनल ऑफिस, आरबीआई के जो है 4 रीजनल ऑफिस मैं अभी बताऊंगा आपको, और 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिसर्स और 10 इकोनॉमिस्ट, टोटल 21 मेंबर होते हैं, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये सीबीडी क्या करती है? जो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग जो नोट छापता है तो वो सीबीडी की सलाह पर ही छापता है, ठीक है। चलिए, सेक्शन 22 तो मैंने आपको बता ही दिया है भाई। क्या? आरबीआई जो होता है, नो आरबीआई को काम होता है नोट छापने का, नोट छापने का। क्लियर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। 10,000 रुपए तक का नोट क्या कर सकता है? ये प्रिंट कर सकता है। क्लियर हो माय डियर फ्रेंड। और सेक्शन 47 जो है आरबीआई के सरप्लस ट्रांसफर का, इस पर हम चर्चा करेंगे। सरप्लस ट्रांसफर, जब आरबीआई के पास अधिक पैसा हो जाता है तो ये ट्रांसफर कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम चर्चा करेंगे। और सेक्शन 45 जेड ए होता है, और एक सेक्शन 45 जेड बी होता है। 45 जेड बी, जो ये जेड बी होता है ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग से होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड होता है। मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, परंतु जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी के विषय में पढ़ेंगे तो मैं आई विल एलोबरेट, ठीक है। मैं वहां पर इसको विस्तार से बताऊंगा, ध्यान से समझना।
2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है जिसे हम एमपीएफए बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग को डिसाइड करती है कि देश में इतनी इन्फ्लेशन होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। इसका निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। ठीक है, जैसा कि वर्तमान में कितनी की हुई है वो 6 + - 2, ये इतनी की हुई है, सॉरी 4 है ना, 4, ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग की है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको, आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं कर पाती है तो 3 महीने के अंदर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखित में देना पड़ेगा कि उसने क्यों नहीं ऐसा कर पाया। ठीक है, ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग ऑलरेडी डिस्कस किया। सेक्शन 45Z भी जो होता है ये रिलेटेड होता है मॉनेटरी पॉलिसी से। किससे होता है? मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित होता है। अब ये क्या होता है तो मैंने कहा है ना, जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जिसके विषय में मैंने आपको बताया, आपको लर्न हो गई होगी। अब हम इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य के बारे में पढ़ते हैं कि इसका क्या वर्क होता है, क्या वर्क नहीं होता। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको इसके कुछ रीजनल हेडक्वार्टर के विषय में भी बता देता हूँ। आपको ज्ञात होगा कि जो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में। मैंने अभी अभी आपको बताया था। आरबीआई की विदेश में भी एक ब्रांच है, कहाँ पर है? फॉरेन में ब्रांच है इसकी, याद रखना, लंदन। लंदन किसकी कैपिटल है? यूके की, यूनाइटेड किंगडम। फोर जो है इसकी रीजनल ब्रांच है, फोर जो है इसकी रीजनल ब्रांच है, याद रख लेना। एक तो है आपकी मुंबई में, ये मुंबई में हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर के पास इसकी रीजनल ब्रांच भी है। डन। फिर है आपकी चेन्नई में है, एक है आपकी कोलकाता, कोलकाता, और एक आपकी दिल्ली। डन। देखो मैं एक एक बात को आपको लिख रहा हूँ, एक एक बात लिख रहा हूँ, तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठना और सारी बातें नोट डाउन करना। डन। अब हम इसके कार्य के विषय में बात कर लेते हैं। चलिए, वर्क ऑफ आरबीआई। पहला है कि इसे जो है बैंकों का बैंक भी कहते हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताता हूँ। क्लियर? इसे बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितने भी देश में बैंक होते हैं उन सबको रेगुलेट करता है। ठीक है, देश में जितने सारे बैंक होते हैं उनको क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड? और सभी बैंकों को मौद्रिक विषय पर, मॉनेटरी सब्जेक्ट पर रूल रेगुलेट करता है। मॉनेटरी, मॉनेटरी मौद्रिक विषयों पर, मौद्रिक विषय पर, मौद्रिक विषय पर रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करता है सभी बैंकों के लिए। और तो और ये बैंकों को ऋण के रूप में भी देता है। जब किसी भी बैंक के पास लोन नहीं होता है तो ये सभी बैंकों को अंतिम रूप से ऋणदाता, सभी बैंकों का ये क्या अंतिम रूप से ऋण उपलब्ध कराता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लेंडर रिसोर्ट, लेंडर रिसोर्ट ऑफ बैंक, लेंडर रिसोर्ट ऑफ बैंक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसे बैंकों का अंतिम ऋणदाता कहते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। ये इसका फर्स्ट वर्क हुआ। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सेकंड, सेकंड में क्या है?
ये जो होता है, याद रख लेना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा को भी, विदेशी मुद्रा का प्रबंधक होता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधक। अब ये विदेशी मुद्रा फॉरेक्स है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिखना फॉरेक्स लक्ष्य वजन, पहला वीडियो आ जाएगा, उस पर देखना। ये विदेशी मुद्रा क्या होता है, प्रबंधक होता है, ठीक है। और तो और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्रबंधक होता है, को मैनेज करता है, को मैनेज करता है ये। डन। कैसे करता है? आरबीआई का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म। ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आई मीन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद सकता है और विक्रय भी कर सकता है। कहाँ से? आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म से। क्लियर माय डियर फ्रेंड। और यहाँ पर तीन प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, एक तो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक होते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एज अ कंपनी, कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे म्यूचुअल फंड या कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसे बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से बोलते हैं, जो व्यक्ति 2 लाख या उससे अधिक का इन्वेस्टमेंट करता है उसे बोलते हैं हम एचएनआई। रिटेल इन्वेस्टर्स उसे बोलते हैं हम, रिटेल इन्वेस्टर्स उसे बोलते हैं जो 2 लाख रुपए से जो 2 लाख रुपए से कम का निवेश करता है। क्लियर। वर्ष 2021 से पहले जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो डायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और बाय नहीं कर सकते थे, उनको एग्रीगेटर मॉडल होता था। एग्रीगेटर मॉडल का मतलब क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको सबसे पहले अपना स्टॉक एक्सचेंज एनएससी या बीएससी में रजिस्टर करना होता था, उसके बाद ही ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और बाय कर सकते थे। इसके लिए उनको एक डीमेट अकाउंट भी खुलवाना आवश्यक होता था। परंतु 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आरडीजी स्कीम लाई है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड स्कीम, आरडीजी, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड स्कीम लाई है। आरडीजी स्कीम के तहत कोई भी रिटेल इन्वेस्टर होगा उसको सबसे पहले अपना एक रिटेल आरडीजी अकाउंट खुलवाना होता था, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट। उसको खुलवाने के बाद ये डायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सेल और बाय कर सकते थे। डन। इसमें उसको किसी भी प्रकार का कोई डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाने की आवश्यकता थी, सिर्फ और सिर्फ आरडीजी अकाउंट ही खुलवाने की आवश्यकता थी। मैंने ये आपको बता दिया, अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज वीडियो को दोबारा करके देखना, ठीक है। ऐसे कोई इसमें बातें नहीं थी, जब हम सिक्योरिटी वाला पढ़ेंगे तो मैं आई विल आपको अच्छे से बताऊंगा। और फोर्थ ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है? ओएमओ के तहत। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ओएमओ, ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है? ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। कैसे? अगर इसको मार्केट में इन्फ्लेशन को बढ़ाना है तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या कर देगा? खरीद लेगी, उनसे बाय कर लेगी, क्रय कर लेगी। क्या कहेगी कि आप हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो, हम आपको पैसे देंगे। पैसे जाएंगे तो जैसे कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन सॉरी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। क्लियर। जब आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करने लगेगी? सेल करने लगेगी, बेचने लगेगी। क्लियर है। जब हम ओएमओ के विषय में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड। सो यही था आरबीआई के विषय में हमने जितने टॉपिक की। दिस इज ऑल अबाउट आरबीआई। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बैंक के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और दूसरों के साथ भी ये बातें शेयर करते रहिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।